स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, है ना। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो हेडिंग डाल लो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। ये है, ये बेसिक चैप्टर है 11th का, है ना। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो चैप्टर है फिजिक्स इससे ही स्टार्ट होगी, और ये पूरी फिजिक्स जितनी भी आपकी 11th 12th की फिजिक्स है, सारी की सारी फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको अप्लाई करने ही पड़ेंगे। बिना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई किए बिना कोई क्वेश्चन, है ना, 70-80% बनता ही नहीं है ना। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आना ही चाहिए। दूसरी बात, इस चैप्टर में से क्वेश्चन एज इट इज प्योर तो नहीं आता, लेकिन इस चैप्टर का जो यूजेस है दूसरे चैप्टर को समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और एक इससे अगला फ्रिक्शन भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो क्लास 11th की फिजिक्स है जिसमें मैकेनिक्स पोर्शन है जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, अगर जो आपने फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ ली पूरी अच्छे तरीके से रोटेशनल मोशन तक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये पढ़ ली, तो इसके बाद जितनी भी फिजिक्स है वो रिपीट होती है, बस उनकी फॉर्मूले जो है वो बदल जाते हैं, डेफिनेशन बदल जाती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा जो हम इसमें सीखेंगे। इसलिए इसे अपन तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, है ना। तो आप इसे सीखने की कोशिश कीजिएगा और मैं भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ये बात है ना। तो स्टार्ट करो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दूसरी बात, जैसे हम इसमें सबसे पहले जो पढ़ाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराएंगे, थोड़ी थ्योरी पढ़ाएंगे आपको। थोड़ी थ्योरी मतलब थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बताएंगे, लिखाऊंगा तो ज्यादा नहीं, नोट्स तो देनी है मैंने आपको, शीट भी दे दी है, उसमें खूब लिखा हुआ है, किताब में खूब लिखा हुआ है, हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप लिखो। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट डालते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। नेचर में कितने टाइप के फोर्स होते हैं? नेचर में कितने टाइप के फोर्स होते हैं? हाँ भाई, बता सकते हो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो हम साइना, जो हम अपनी नेचर में फोर्सेस को देखते हैं, कितने टाइप के फोर्स आप जानते हो अभी तक? आप अपनी तरीके से ही बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा? अच्छा, और? चलो ठीक है, और जो भी आपके दिमाग में आए आप कुछ भी बोल सकते हो। देखो हमारे नेचर में बहुत सारे टाइप के फोर्स रहते हैं इधर उधर। जैसे मान लिया ये पेन है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है, टेंशन है, बहुत सारे टाइप के फोर्सेस होते हैं हमारे नेचर में। लेकिन हमने फिजिक्स के द्वारा उन फोर्सेस को केवल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना। तो लिख लो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर। 4 टाइप्स of forces in nature। 4 टाइप का फोर्स। पहला जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पहला टाइप का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, बताओ बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखो वैसे तो हमने 9th-10th में जो भी आपने पढ़ा हुआ है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डेप्थ में हम रिवाइज नहीं करने जा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, इसका अलग चैप्टर है 11th में। तो यदि दो मासेस हैं m1 और m2, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार ये कोई भी दो मासेस हैं, जैसे मान लिया ये है, ये पेन और ये पेन,
एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? ये अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। जो फोर्स होता है वो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये हमेशा क्या होगा? ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा। सही है भाई? दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि इसमें तो हमेशा ही अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये तो ग्रेविटेशनल एक चैप्टर है 11 का, इसमें बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये हैं वो हैं, पूरा लेंथी चैप्टर है। तो हम यहाँ वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो इसका एक स्पेशल केस जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। कि यदि दो मास m1 m2 कुछ डिस्टेंस पे रखे हो तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। यदि इसमें से एक मास पॉइंट मास और एक मास अर्थ हो जाए, अर्थ, अर्थ का मतलब बोर्ड पे देखो यहाँ, जैसे मान लिया ये अर्थ है और इसकी रेडियस कितना है r e, और ये कितना है m e, सही है। और इसकी सरफेस पे यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना। जैसे अर्थ है, जैसे मैं होता तो आप दिखाते, आप जब अर्थ जमीन पे खड़े होंगे तो वहां पे एक डिब्बा रख दो, है ना, कोई भी पेन रख दो ये, तो इस पेन पे और इसके बीच फोर्स लगेगा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे Fg से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा? G me m अपॉन आर ई स्क्वायर। आगे क्या बात समझ में? ये ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन आर ई स्क्वायर। बोर्ड पे देखो, me क्या है? मास ऑफ अर्थ। आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। तो जो मास है अर्थ का वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और रेडियस ऑफ अर्थ है आपका ना, नॉइज आ रहा है बेटा, नॉइज आ रहा है जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो। तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है, और जी भी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, देखो इधर, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? बोर्ड पे देखो, ये सब जो है ये कांस्टेंट है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे कांस्टेंट की तो एक वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? जी के इक्वल होता है। सही, ये दूसरा कांस्टेंट, इन सबकी मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसे हमने बोल दिया 9.8 आती है और उसे हमने बोल दिया जी। तो हम इसे किसे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा? जी से। तो बोर्ड पे देखो, एफ जी जो होगा जी एम ई, यानी दिस इज इक्वल टू एम जी। व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्रेविटी फोर्स, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो अर्थ है, ये अर्थ के सरफेस पर यदि कोई मास रखा हुआ है तो अर्थ उसे एक ग्रेविटी फोर्स mg के द्वारा अपने केंद्र की ओर, सेंटर की ओर पुल करती है। यही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, ग्रेविटी भी बोलते हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के स्पेशल केस को, जिसमें एक मास m1 m2 में एक मास यदि अर्थ हो जाए तो दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, या सिंपल ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो हमें इस फर्स्ट फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में, केवल और केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक फोर्स की आवश्यकता होगी और वो है mg, ग्रेविटी फोर्स। कॉपी करो।
हो गया भाई? ठीक है, ये बात है। तो इसमें एक आध पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स में एक मिनट रुको, मैं इसमें ये लगा देता हूं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में एक पॉइंट लिख लेना स्पेशल, कि ये क्या वीकेस्ट फोर्स होता है। चार प्रकार के फोर्स होते हैं, उसमें सबसे कमजोर होता है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, है ना, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। दूसरी बात यह है, डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे से जब मैं बोल रही हूँ? नहीं आ रही। ओके। हाँ, नहीं आ रही। आज तो स्क्रीन हमारी बहुत साफ दिखाई दे रही है क्या? कुछ ज्यादा साफ दिखाई दे रही है क्या? नॉर्मल दिखाई दे रही है? चलो, थोड़ी ज्यादा शाइनेस। हाँ कुछ पता नहीं कैसे, नॉर्मल ही है। इसमें देख रहा हूँ ना मैं, तो कुछ ज्यादा साफ दिखाई दे रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो, जो भी चक्कर है। तो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये नेचर में फोर्स होता है, और इट ऑलवेज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। वैसे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस 2 पॉइंट लिखा दिए मैंने आपको, है ना। ये है हमारे, इससे ज्यादा मतलब भी नहीं है हमें, ग्रेविटेशनल पढ़ना हमारा मोटिव भी नहीं है ना। ये है एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? एक्शन रिएक्शन मतलब, यदि आपने दीवार में एक घूंसा मारा, तो दीवार भी आपकी घूंसा मारेगी। आपने एक्शन किया, रिएक्शन किया। यदि मैं इसे दबा रहा हूं, यदि आप अपने हाथ से टेबल को दबाओगे, तो टेबल भी अपने हाथ को दबाएगी। कहने का मतलब, यदि ये M1 पर इधर फोर्स लगाता है ये, तो M2 पर भी इसकी रिएक्शन होगी। ये है एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, न्यूटन थर्ड लॉ में। वैसे हम डिस्कस करेंगे जब ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे। तो सेकंड टाइप का जो फोर्स है हमारा, वो है कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप ये समझ सकते हो, इसे भी हम खूब डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, लेकिन अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं यही इंपॉर्टेंट फोर्स है जो हमारे एनएलएम में काफी यूज होगा। यदि दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, तो उनके बीच अट्रैक्टिव या रिपल्सिव टाइप का फोर्स हो सकता है। कैसा? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है ना। ऐसे हम इसे रिपल्सिव मान लेते हैं। मान लिया सेम साइन है चार्जेस के, है ना, सेम साइन है, तो डिस्टेंस r पे रखा हो, तो जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे अब हम Fg से रिप्रेजेंट करते थे। ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है ना। ये हो सकता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रकार का हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये जो प्लस प्लस चार्ज होंगे, सेम चार्ज होंगे, तो उनके बीच में ये रिपल्सिव होता है। सेम चार्ज, लाइक चार्ज बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, लाइक चार्जेस। और यदि ये अनलाइक चार्ज है, तो कैसा होगा? अट्रैक्टिव। इतना पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बताया यही इंपोर्टेंट है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंपोर्टेंट था,
और एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके एग्जांपल बताता हूं, है ना। एग्जांपल नंबर 1 पहला इसी का वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगती है बोर्ड पे देखो आप, जैसे कि मान लेते हैं ये देखो, ये आप समझो, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये किताब है। यदि आप इस ब्लॉक को कंसीडर करोगे तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे बताओ, इस ब्लॉक पे? एक ग्रेविटेशनल नहीं, ग्रेविटी बोलते हैं उसे। जब अर्थ फोर्स लगाती है तो ग्रेविटेशनल तो होता ही, उसे ग्रेविटी बोलते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा इस पे ग्रेविटी फोर्स बेटा? अर्थ लगाएगी। नीचे देखो ये आप अपने पेन को छोड़ोगे तो वो अर्थ आपके पेन को खींच रही है, ठीक है, ये बात है। अच्छा दूसरी बात, और दूसरा फोर्स कौन लगा रहा है? और उसके बीच में भी एक फोर्स लगा, बुक लगा रही है। देखो एक बात ध्यान से सुनना और दिमाग में बैठा लेना, फोर्स वही लगाएगा जो उसके टच में होगा। क्लियर है क्या बात? फोर्स कौन लगाएगा? जो उसके टच में होगा। ध्यान से देखो, यदि मैं अपने हाथ से पेन पकड़ करके इस पे फोर्स लगाता हूं तो इस डस्टर पे अब कौन फोर्स लगा रहा है बताओ, मेरा हाथ या पेन? पेन, जो उसके टच में है। क्लियर है क्या बात? ऐसे yes. तो इस पर ये जो फोर्स लगा रहा है ये बुक लगा रही है, ना कि मेरा हाथ। पहली बात ये होगी, तो बुक फोर्स लगाएगी। बुक में भी क्या ऐसा है जो फोर्स लगा रहा है? बोर्ड पे देखो, जब जब मान लिया ये टेबल है, ये क्या है? टेबल। और इस पे टेबल साफ बनाते हैं हम। मान लिया हमारी टेबल है और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, है ना, जैसे वो रखा हुआ था। ये हमारी टेबल है। अच्छा, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या ग्रेविटी फोर्स लगता है, ये लगाते हैं mg। अगर जो यहां पर ये टेबल नहीं होती तो क्या होता? अगर जो टेबल नहीं होती तो क्या होता? ये ब्लॉक नीचे गिर जाता। लेकिन अब तो यहाँ पे टेबल रखी है, मैंने थोड़ा सा गैप दिखाया है यहाँ पे जानबूझ करके, है ना, हल्का सा गैप दिखा दिया, ठीक है। अब ये बताओ, अब ये रुक तो गिर तो रही नहीं है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब यहाँ पे टेबल इस पे फोर्स लगा रही होगी, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टेबल में भी क्या चीज फोर्स ऐसा लगा रहा होगा जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है? वो होते हैं एटम। और एटम में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बोर्ड में देखो, यदि मैं एटम को कंसीडर करूं तो एटम में क्या होता है? एटम में पॉजिटिव न्यूक्लियस होते हैं और उसके चारों तरफ क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये न्यूट्रल होता है। बोर्ड पे देखो, जब ये बॉडी एक दूसरे के पास आती है तो यहां पे भी प्लस 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 प्लस, मैं अभी यहां पे प्लस 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 चार्ज मान लेता हूं, प्लस चार्ज आता है, और यहां पे भी प्लस 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 चार्ज होता है, ऐसे करके। या आप नेगेटिव नेगेटिव भी चार्ज मान सकते हैं, है ना। हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करना है इसमें, है ना। बाद में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में सारी चीजें। देखो, जब ये बॉडी आ जाती है तो यानी कि यहाँ पे एटम्स इसके जो होते हैं, यहाँ पे एटम्स होते हैं। एटम किसके? टेबल के एटम। और यहाँ पे एटम होते हैं किसके? एटम, ब्लॉक के एटम। जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उनमें जो चार्जेस होते हैं, एटम में जो चार्जेस होते हैं उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है। क्या लगने लगता है? रिपल्सिव। सेम चार्जेस होने के कारण प्लस प्लस में और माइनस माइनस में फोर्स लगने लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है। क्लियर है क्या बात? और यही फोर्स जो होता है नॉर्मल रिएक्शन का को प्रोड्यूस करता है। देखो एक बार,
कैसे, इसे तो बनाना ही है। यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, ये हो गए टेबल और ये हो जाएगा ब्लॉक, इस पे लगेगा mg, और इन ये जो सब फोर्स है ना, ये फोर्स, इस फोर्स को हमने इकट्ठा करके दिखा दिया नॉर्मल रिएक्शन से। किससे? नॉर्मल रिएक्शन से। आगे क्या बात समझ में? ये है, दिस इज द Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन। रिपल्सिव फोर्स, कैसा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स बिटवीन एटम्स। फोर्स तो अट्रैक्टिव भी लगता है प्लस माइनस में, लेकिन इसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स से। तो ये क्या करता है? रिपल्स करने लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगती है ऐसे। सर बट ये जो टेबल और बॉक्स है तो नॉर्मल अवस्था में तो न्यूट्रल होना चाहिए ना। हाँ, सुन लो मेरी बात, जितना मैंने आपको बताया, ये फोर्स जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव लगता है किसके कारण लगता है? जैसे मान लिया यहाँ प्लस रहा होगा, यहाँ प्लस रहा होगा, तो इसके बीच और इसके बीच फोर्स लगेगा। अगर जो ये नॉर्मल रिएक्शन, इस ब्लॉक को यदि हम कंसीडर करें, बोर्ड पे देखो एक बार, मैं ब्लॉक इधर बनाता हूं, यदि मैं इस ब्लॉक को कंसीडर करूं तो mg तो अर्थ लगाएगी और नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कौन? नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे टेबल के मॉलिक्यूल्स ऊपर की दिशा में, तो टेबल के मॉलिक्यूल्स पर भी फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगाएगा? ये फोर्स लग रहा है ना, ये वाला, ये वाला जो फोर्स है, ये ऐसे फोर्स लगता है नॉर्मल, और इस पे भी क्या लगेगा देखो, नॉर्मल ऐसे लगता है, मास पे भी और टेबल पे भी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये जो चार्ज है, फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, ये किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? ये चार्जेस के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। प्लस प्लस या माइनस माइनस में रिपल्शन हो रहा है, तो यदि इधर फोर्स लगेगा तो इधर भी फोर्स लगता है। बोर्ड पे देखो, लेकिन इस ब्लॉक को यदि मैं कंसीडर करूं तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगेंगे, एक mg भी नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. सर ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है इनका? नहीं, कैसे? दोबारा बोलना। जैसे कि हमने ऊपर एक पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव दिया ना, तो रिपल्शन आया था। हाँ, ये रिपल्सिव अगर फोर्स ये है, पॉजिटिव नेगेटिव होते तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं, लेकिन रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है अट्रैक्टिव फोर्स से। होता है। बना लो इसे, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें एक दो लाइन लिखवा देता हूं मैं आपको कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन किस टाइप का फोर्स है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं। Yes. क्यों? क्योंकि ये चार्जेस में रिपल्शन के कारण प्रोड्यूस होता है ना। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस, towards the surface and acts perpendicular to surface, perpendicular to surface. Normal reaction is always towards the surface and acts perpendicular to the surface. लिख लो, मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको।
Yes, Alicia. दूसरा पॉइंट क्या है? इट्स नेचर इज पुशिंग। इट्स नेचर इज पुशिंग। पुश का मतलब धक्का देना। इट्स नेचर इज ऑलवेज पुशिंग। इज ऑलवेज पुशिंग। हिंदी में भी लिखना है। इससे केवल, पहले इसे लिखो फिर मैं हिंदी में दिखाता हूं आपको। Its nature is always pushing. Yes. इससे केवल धक्का दिया जा सकता है ना? इससे केवल धक्का दिया जा सकता है, खींचा नहीं जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे केवल धक्का दिया जा सकता है, खींचा नहीं जा सकता। Yes, sir. देखो इधर, इससे केवल धक्का दिया जा सकता है, खींचा नहीं जा सकता। बोर्ड पे देखो एक बार, जैसे ये है, ये इस तरीके से, तो ये ब्लॉक है। अगर जो मैं इसमें देखो, यदि मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो ये बताओ, ये इधर धक्का इधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना ब्लॉक। Yes. तो ये बताओ इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? इस पे And पेन में भी क्या फोर्स लगा रहा है? atoms. एटम्स में भी क्या फोर्स लगा रहा है? Electron. चार्जेस, ऐसे बोलेंगे, चार्जेस। इसके एटम के चार्जेस जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे को धक्का मारते हैं। ये इसे इधर मारेगा, ये इसे इधर मारेगा। देखो जैसे मैंने इसे पकड़ लिया, अब मैं इसे दबा रहा हूं तो इस पे Yes. चार्जेस इधर दबा रहे हैं और इसे चार्जेस इधर दबा रहे हैं। तो ये बताओ, क्या इनके बीच में फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नॉर्मल टाइप का फोर्स है। तो नॉर्मल रिएक्शन से हम इसे केवल धकेल सकते हैं। क्या आप इससे नॉर्मल रिएक्शन से खींच सकते हो क्या? नहीं खींच सकते, है ना? तो ये Yes, sir. है ना? इससे केवल धक्का दिया जा सकता है, खींचा नहीं जा सकता। तो ये पहला दूसरा फोर्स हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सही है भाई? लिख लिया भाई? अब इसमें एग्जांपल नंबर 2 लिखो। टेंशन इन स्प्रिंग। टेंशन इन स्प्रिंग, ये भी कैसा फोर्स है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। बोर्ड पे देखो कैसे, टेंशन इन स्ट्रिंग, जैसे कि हाँ ये एक सीलिंग है मान लिया, और यहाँ पे आपने एक ब्लॉक लटका दिया ऐसे करके, है ना, ये धागा लटका हुआ है। धागा कैसे होता है, धागा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा इस प्रकार से होता है, और ये मास ऐसे होता है लटका हुआ। क्लियर है क्या बात, ऐसे। तो मैं इसे थोड़ा सा धागे को थोड़ा चौड़ा बना देता हूं, और धागे को इस तरीके से बना देता हूं, है ना। ये रॉड भी हो सकती है और ये धागा भी हो सकता है। अब ये बताओ, यदि मैं इसके एम को देखूं, मास को देखूं, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे बेटा। एक तो लगेगा mg नीचे, कौन लगाएगा, ये अर्थ, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी बोल दो, चलो सही है। अच्छा, लेकिन ये नीचे तो जा नहीं रहा। अगर जो धागा यहां से नहीं होता तो क्या होता, नीचे आ जाता। इसका मतलब इसमें धागे ने इसे रोक रखा है, धागे ने रोक रखा है। तो ये बताओ धागे ने किस प्रकार से इसे रोक रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। होता क्या है, मैं इसे थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ इतने एरिया को। ये हो गया, ये रहा। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग लगी हुई है यदि ऐसे, तो जब ये स्ट्रिंग यहाँ पे लगी होती है तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो होते हैं इस ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, इस ब्लॉक को यदि आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पे तो mg लगता है। तो ये जो चार्जेस मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं, और एटम्स में चार्जेस होते हैं, और चार्जेस क्या करते हैं, इस पर जो है, इधर देखो ऐसे चार्जेस इस पे फोर्स लगाते हैं ऐसे करके। नहीं आई बात समझ में, ऐसे, तभी तो ये रुका हुआ है। और यही जो फोर्स है, यही जो फोर्स है, ये किसका निर्माण करते हैं, टेंशन का निर्माण करते हैं। मैं यहां पे बना देता हूं, ये किसका निर्माण करते हैं, टेंशन, टी फॉर टेंशन। क्लियर है क्या बात। तो यहां पे देखो, मैं इधर बना देता हूं, यहां पे तो एक mg लगेगा, और यहां पे मॉलिक्यूल्स के एटम्स के चार्जेस के द्वारा एक टेंशन लगने लगता है। और ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ध्यान से देखो, अगर जो इस मॉलिक्यूल्स को भी कंसीडर करोगे, किसके, स्ट्रिंग के, दिस इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे भी इक्वल और अपोजिट, क्योंकि ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है ऐसे करके, ये दिस इज लाइक दिस, ये रहा। क्लियर है क्या बात, टेंशन, ये रहा, सही है। तो ये भी क्या बनाता है, ये भी टेंशन का निर्माण करता है ऐसे, ये हो गया टेंशन। मैं ऐसे बना देता हूं, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है। इसमें कैसा फोर्स लगने लगता है, अट्रैक्टिव। उसमें कैसा फोर्स था, नॉर्मल रिएक्शन, रिपल्सिव। ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो बोर्ड पे देखो, ये स्ट्रिंग है ना ऐसे, ये तो टेंशन टी, और इस स्ट्रिंग में टेंशन जो लगेगा ऐसे, आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना लो, टेंशन टी बोलो, ये टेंशन टी। तो टेंशन लगने लगता है किसकी वजह से, चार्जेस में अट्रैक्शन के कारण। मेरी टेंशन और नॉर्मल में फर्क क्या होता है। अभी बताऊंगा, पहले कॉपी कर लो। क्या भैया सही कर रहे हो इसे, आप सही कर रहे हो, क्यों निकलवा दो चिंटू भाई से।
सर अगर डोमिनेंट रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेंट रहता तो फिर यहाँ पे भी वही लगना चाहिए। हाँ, लेकिन वो रहता नहीं है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट रहता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन और पहले एक लाइन और लिख लो, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जैसे मान लिया, आप ऐसा समझो इसे कि मान लिया आपने एक ऑब्जेक्ट को धागे से बांधो, अपने पास रखे हुए ऐसे धागे से बांधो, और फिर उस धागे से क्या करोगे, आप उसे खींचो। तो धागे से आप खींच सकते हो, धागे से आप धकेल नहीं सकते। ये तो देखो इसमें टेंशन है, ये तो टाइट है। एक रील का धागा लेना, धागा होता है ना घर पे अपने। हाँ, जब आप किसी ऑब्जेक्ट में एक धागा बांधोगे ऐसे करके, तो इससे केवल आप खींच सकते हो, इसे धक्का नहीं दे सकते। क्लियर है क्या बात? हाँ, तो लिख सकते हैं हम, टेंशन इन स्प्रिंग से केवल खींचा जा सकता है, केवल खींचा जा सकता है, धकेला नहीं जा सकता। धकेलने को क्या कहते हैं? पुश। इसमें केवल पुल कर सकते हैं। इसकी नेचर कैसी होती है? पुलिंग। जैसे लिख लो, इट्स नेचर इज ऑलवेज पुलिंग। इट्स नेचर इज ऑलवेज पुलिंग। हमेशा इससे खींच सकते हैं, धकेल तो बिल्कुल नहीं सकते। इट्स नेचर इज ऑलवेज पुलिंग, केवल खींच सकते हैं, धकेल नहीं सकते। ठीक है, जब लिख लो तो बता देना। इट इज ऑलवेज away from the body and acts along the string। ये क्या रहेगा? बॉडी से हमेशा दूर की ओर रहेगा और स्ट्रिंग के अनुदिश कार्य करेगा, है ना, स्ट्रिंग के अनुदिश। जैसे मान लीजिए ये रखा हुआ है और आपने स्ट्रिंग लगाई यहां पे धागा, तो टेंशन क्या होगा? टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या रहेगा? हमेशा दूर की ओर रहेगा। जबकि नॉर्मल रिएक्शन उल्टा था, नॉर्मल रिएक्शन वाज टुवर्ड द सरफेस ऑफ द बॉडी। Yes. Is always away from the body and acts along the string। Yes. क्लियर है क्या बात? ये बात है। Yes, sir. सही है, अच्छा, तो ये बात हो गई। तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन इन स्ट्रिंग में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। जैसे बोर्ड पे देखो, ये है, मान लिया बॉडी है, ये है ना, तो यहाँ पे पेन है, मान लिया स्टिक है, ये पेन है ऐसे। तो जब आप इससे पेन लगाएंगे ऐसे यू करके, तो इस पे जो एम पे मास पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ये ऐसे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, और ये चलने लगेगा। वैसे तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे भी लगेगी, लेकिन मैं पेन का ही एग्जांपल दे रहा हूं।
तो नॉर्मल रिएक्शन इज टुवर्ड्स द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे रहेगा। जबकि यदि ये मास m है, मैं यहां पे लगा देता हूं मास m, और आपने इसे धागा, ये क्या है? धागा, धागा मतलब स्ट्रिंग, और आपने इसे यहां पे खड़े होके आपने इसे खींचा, यूं खींच रहे हो, तो इस पे जो टेंशन लगेगी वो अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी। ये तो नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? टुवर्ड्स सरफेस, टुवर्ड्स सरफेस, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। इस नॉर्मल रिएक्शन से खींच नहीं सकते और इस टेंशन से धकेल नहीं सकते। ये क्या होता है? पुशिंग, पुशिंग इन नेचर, पुशिंग इन नेचर। ये क्या होता है? पुलिंग इन नेचर। सही है बात? ये अंतर है, लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और इन्हीं से पूरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चलेगा हमारा। तीसरा एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ये पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि ये तो पूरा चैप्टर ही है। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्स, ये पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, अच्छा जी। ये हो गया थर्ड पार्ट था ना इसका, थर्ड पार्ट, थर्ड एग्जांपल है ना, जो भी लिखो। ये तो हो गए, पहला था पहला था कौन सा? ग्रेविटेशनल, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये तीसरा टाइप का फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। और फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। क्लियर है क्या बात? वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये ध्यान रख लो आप, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है साइना? ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये दोनों फोर्स एनएलएम में इनका कोई रोल नहीं है। ये मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स नेक्स्ट चैप्टर है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन को मैंने आपको सिखाया। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, तो ये है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अब दूसरा है, एक तो फोर्स कितने टाइप का होता है, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन कैसे लगता है ये बताया,
लेकिन समझ में तब आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे, है ना। बेसिक बेसिक बता दिया। अब दूसरी हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की, फ्री बॉडी डायग्राम की, जिसे शॉर्ट में हम एफबीडी बोलते हैं। ये बताओ साइना कि इसके बारे में जानते हो बेटा आप? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं। तो अब अन्ना आपने जितना भी सीखा है वैसे अच्छे से सीखा है ऐसा मेरे को लगता है। मैथ्स और केमिस्ट्री और करते जाना, मतलब कोशिश रहेगी कि अच्छे आपकी रैंक वैंक अच्छी आए। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, पहले मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा देता हूं, है ना। देखो, रिमूव ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेस, remove all the contact surfaces and represent all the forces due to others by an arrow, by an arrow। सभी कांटेक्ट फोर्स सरफेसेस को हटाओ और उन्हें तीर से रिप्रेजेंट करो, फोर्स को, जितने भी उस पे फोर्स लग रहे हैं। देखो कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लिया हमारे पास टेबल है और इस पे हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, कितने मास का? m मास का। तो मेरे को ये बताओ सबसे पहले, यदि मैं इस m मास को अपना सिस्टम कंसीडर करूं, m मास को, तो इस पे बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं m मास वाले ब्लॉक पे? एक तो अर्थ लगाएगी, ग्रेविटी लगेगी, और दूसरा कौन सा लगेगा बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। कौन लगाएगा? टेबल। टेबल में भी कौन लगाएंगे? एटम के चार्जेस लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ये जो टेबल है, इसके कांटेक्ट में चारों तरफ देखो क्या है, ऊपर तो कुछ नहीं है कांटेक्ट में, नीचे टेबल है, तो मैं इस टेबल को भी हटा दूंगा। कैसे? टेबल थोड़ी छोटी बना लेते हैं। टेबल को मैंने हटा दिया और इसे हवा में दिखा दिया, तो फोर्स क्या लगेंगे इस पे? एक तो mg और एक नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को यहां पे लगाना है। कुछ किताबों में और कुछ बच्चे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा देते हैं, देखो ये लगाया mg और ये लगा दिया नॉर्मल। अबे नॉर्मल तो इस वाली सरफेस पे लगेगा और ये वाली सरफेस के मॉलिक्यूल लगाएंगे, है ना। तो नॉर्मल जो लगता है वो यहां से लगता है, यहां से ऐसे, और जो mg लगाते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, mg ऐसे लगा देंगे, ये लग गया mg, ये लग गया नॉर्मल। mg लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, mg लगेगा ऐसे, नॉर्मल लगेगा ऐसे, दोनों एक लाइन में होंगे। सो दिस इज एफबीडी, दिस इज एफबीडी, सही है। और टेबल का यदि एफबीडी बनाना है तो टेबल पे हटा दो ऊपर वाली सरफेस और नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे। वैसे तो टेबल का मास वास भी होगा, वो नहीं पता। सही है। ये बात बोर्ड पे देखो, ये तो एग्जाम्पल 1 है ना, एग्जाम्पल ही करेंगे अभी हम बहुत सारे। सर ये टेबल होने पर आपस बताना। जैसे ये टेबल थी,
तो टेबल पर इधर तो ये मॉलिक्यूल्स लगाते हैं ना इस पे नॉर्मल, तो इस पे भी लगेगा ना नॉर्मल, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। हाँ, आप इसे देखो, आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को ऐसे दिखाने में थोड़ा अच्छा लगता है बस। सही है ये बात, तो इस पे नॉर्मल लगेगा। हाँ, पता नहीं इसलिए मास वास दे नहीं रखा मैंने, बस एक ही फोर्स दिखाया है इस पे। देखो फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ एफबीडी ऑफ 1 kg एंड 4 kg, 1 kg एंड 4 kg, ये है टेबल, ये है मान लिया 4 kg का ब्लॉक, ये है मान लिया 1 kg का ब्लॉक, ये एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ये टेबल है। तो आपको इसमें 1 kg और 4 kg का एफबीडी बनाना है बेटा। हाँ भाई, कैसे बनाएंगे देखो, क्या डेफिनेशन है, रिमूव ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेस एंड रिप्रेजेंट फोर्स ड्यू टू अदर्स। देखो, हाँ भाई साइना बोर्ड पे देखो, मान लिया ये दो सरफेस हैं, इन सरफेस के बीच में क्वेश्चन में दिया है इसे नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लो, और इन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2 मान लो। तो 1 kg के कांटेक्ट में 4 kg का ब्लॉक है, तो मैंने उसे हटा दिया, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा दूर बना लेना ऐसे। अच्छा, तो बेटा इस पे कितने फोर्स लगेंगे 1 kg पे, बता सकते हो? हाँ नहीं, कितने, हाउ मैनी, 1 2 3 2, एक तो ग्रेविटी लगेगा 1g, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये बताओ, नॉर्मल रिएक्शन इसी सरफेस पे लगेगा, तो या तो ऐसे लगेगा या नीचे की ओर लगेगा। तो ये बताओ फर्स्ट सही है या सेकंड सही है? फर्स्ट सही है सेकंड? फर्स्ट सही है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस। सही है, बोर्ड पे देखो, 4 kg का एफबीडी बनाओ, ये रहा 4 kg का, ये रहा 4 kg का। इसके टच में क्या क्या है, एक तो ऊपर की सरफेस और नीचे की टेबल। अच्छा, हाँ भाई, ये देखो 4 kg के टच में एक तो ये वाली सरफेस है और एक ये वाली सरफेस है, मैंने दो है, ब्लर हो गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़। एक तो ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, दोनों हटा दिया। अब इस पे बताओ 4 kg पे कितने फोर्स लगेंगे, 1 2 3 4। How many force will act upon 4 kg? 1 2 3 4, 4 लगेंगे। कौन कौन से? एक तो सबसे पहले सबसे अच्छा फोर्स अर्थ के द्वारा लगाओ, हाँ, और एक ऊपर वाली सरफेस लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी इस सरफेस, N1। तो ये बताओ N1 किधर लगेगा, नीचे की ओर
या ऊपर की ओर? बताना बेटा। 4 kg N1 ऐसे लगेगा फर्स्ट, या N2 ऐसे लगेगा? N1 ऐसे लगेगा सेकंड, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, पक्की बात। नॉर्मल रिएक्शन के लिए मैंने क्या बताया था आपको? नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस। इसकी नेचर धक्का देने की होती है, तो धक्का पहले से दिया जा रहा है या दूसरे से? पहले से। तो फर्स्ट होगा या सेकंड? फर्स्ट। ऐसे पहचानना है आपको, ध्यान रखना है। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस। इसकी नेचर धक्का, पुल करने की होती है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1 ऐसे। अच्छा, इन दोनों के बीच में N2 लग रहा है, तो बताना बेटा N2 किधर लगेगा? N2 यहां पे देखो, N2 ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस। इसकी नेचर धक्का देने की होती है। यही ये जो लाइन है ना, ये मैं ही बता रहा हूं आपको, समझ में आई ना बात? तो तभी आप पता लगा लोगे कि किस डायरेक्शन नहीं आती फोर्स की, नहीं, इधर उधर ऐसे करते रहते हैं। ये जो लाइन लिखाई है आपको और जो समझा है, इसी से हमें सॉल्व करना क्वेश्चन। तो ये हो गए 3 फोर्स। क्लियर है बात? यस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ FBD ऑफ 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। कैसे? टेबल है, दिस इज टेबल। एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर ऐसा। ये मैंने थोड़ा सा गैप दिखाया हुआ है ना, वैसे तो ये एक दूसरे से सटा के रखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो एक बार, इसे ये तो बना लेना, ये 1 kg, 2 kg, 3 kg, दो सरफेस के बीच N1, इन दो सरफेस के बीच नॉर्मल रिएक्शन N2 और इनके बीच N3 है। ध्यान से देखो, अभी यहां पे आते हैं हम। देखो मैंने आपको क्या बताया, ये कि जब आप इसे देखोगे तो N1 तो इसमें लगेगा ऐसे, और अपोजिट डायरेक्शन में N1 लगेगा ऐसे। देखो ध्यान से, ये N1 ऐसे लगता है और इस पे N1 ऐसे लगता है। इक्वल और अपोजिट होते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसी तरीके से हाँ, इस पे N2 ऐसे लगेगा और इस पे N2 ऐसे लगेगा टेबल पे। नहीं आई बात समझ में? इक्वल अपोजिट एक्शन रिएक्शन। ये करो, वन kg का ब्लॉक। देखो बेटा, बना लिया? कॉपी करो, बना लेना। इसमें मेरे को लग रहा है कुछ फोकस की प्रॉब्लम हो जाती है इसकी लेंस की। हाँ भाई, हो गया? देखो कैसे करेंगे। 1 kg का के लिए तो मैं यहां पे बनाऊंगा 1 kg के लिए। दिस इज 1 kg। ठीक है भाई? कितने फोर्स लगाऊं? एक तो 1G नीचे की ओर, इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। किधर लगाऊं बेटा, ऊपर या नीचे? ऊपर, टुवर्ड्स द सरफेस। ये हो गया 1 kg का। 2 kg का मैं इधर बनाऊंगा, है ना, जगह नहीं है हमारे पास। 2 kg, 2 kg में सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल अर्थ के द्वारा लगा दूंगा। अच्छा, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस टच में है, इन्हें हटा दिया।
तो यहां पे लगेगा नॉर्मल। बताओ N1 नीचे लगेगा या ऊपर? नीचे। नीचे, टुवर्ड्स द सरफेस। वेरी गुड। व्हाट अबाउट N2? N2 जो लगेगा नीचे वाली सरफेस पे लगेगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? ऊपर। टुवर्ड्स द सरफेस। वेरी गुड। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो हो गया 1 kg। 3 kg का मैं यहां पे बना लूंगा क्योंकि जगह कम है, तो 3G तो यहां लगेगा। ये बताओ इन दोनों के बीच क्या लगता है? N2। तो बताओ N2 किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सरफेस, अवे फ्रॉम द सरफेस? टुवर्ड्स द सरफेस। और N3 किधर लगेगा बेटा, ऊपर या नीचे? बताना। N3 ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो सिंपल सी एक लाइन है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसकी नेचर धक्का देने की होती है। दैट्स इट। दो सरफेसेस के बीच हमेशा आप जो नॉर्मल रिएक्शन मानोगे वो N1 N2, क्या हो रहा है यार इसमें, N1 N2 मान लोगे, N1 N N2 मान लोगे। सही है भाई? देखो इधर कैसे बनाएंगे, बनाओ इसका एफबीडी। सिंपल बना देंगे इधर। ये तो 2 kg है बेटा। ये बताओ जो क्वेश्चन पूछू वही बताना। 2 kg पर कितने फोर्स लगेंगे? 1 2 3 4? 3 लगेंगे। कौन कौन से? एक तो अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ लगाती है। एक एक्सटर्नल फोर्स एज इट इज 10 न्यूटन का Fx में। दूसरा लगेगा इन दोनों सरफेस के बीच नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस। ये ना, बस दैट्स इट, है ना? यदि मैं 3 kg का बनाऊं, G N2, देखो इधर N2 को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, या आप इसे N2 को ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों ही अंतर सही है। और यहां होगा N1। दिस द आंसर, दिस द एफबीडी।
हाँ भाई, देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये फ्लोर पे रखा हुआ है और यहाँ दीवार है, तो आपको इसका एफबीडी बनाना है 5 kg का। ऐसे है ना, जैसे आप धक्का मार रहे हो दीवार पे टेबल को, ऐसे करके मान ले टेबल है और सामने सामने दीवार आ गई, तो आप ऐसे धक्का मार रहे हो, तो कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो बताओ इसका एफबीडी। रिमूव ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेस, क्या क्या इसके कांटेक्ट में है, एक तो फ्लोर और एक ये वॉल, तो मैंने इसे रिमूव कर दिया 5 kg। बताओ, एक तो सबसे पहले इसमें लगेगा 5G ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे आसान फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में ऐसे एज इट इज लगा देता हूं, बोलो। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगी, तो N2 इस पे लगेगी, तो बताओ बेटा N2 ऐसे लगेगा या N2 ऐसे लगेगा, बताओ। ऊपर वाला बिल्कुल सही है, N2 नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस, ये हो जाएगा 5G एज इट इज। अच्छा, इन दोनों के बीच नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल किधर की ओर लगेगा, लेफ्ट की ओर, टुवर्ड्स द सरफेस। नॉर्मल से केवल धकेल सकते हो आप, जैसे इससे धकेल रहे हो, अगर जो आप नॉर्मल इधर लगा दोगे तो टेंशन का काम करेगा, खींचेगा। दिस द फोर्स। एफबीडी में कोई भी टेंशन का यूज नहीं होता। टेंशन वाले करेंगे ना, पहले नॉर्मल वाले सिखा रहा हूं, फिर टेंशन वाले करेंगे, फिर जिसमें नॉर्मल और टेंशन दोनों आएंगे वो भी करेंगे, है ना। अब बहुत लंबा है, काफी लंबा चैप्टर है। फोर kg, मान लिया मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, जहां भी सरफेस होगी, जैसे ग्राउंड है, तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन उसे R1 मान लिया, ग्राउंड और इसके बीच में N1 मान लिया, और इसके बीच में N2 मान लिया। अब बताओ, और ये ऐसे है, ऐसे धक्का दे रहे हैं, जैसे बोर्ड पे देखो, ये रहा, ये है एक ब्लॉक, ये रहा एक ब्लॉक, ये रहा, और मैं इसे ऐसे धक्का दे रहा हूं और ये ऐसे चल रहे हैं। आई बात समझ में कैसे? ये है 2 kg, ये है 4 kg। आपको एफबीडी बनाना है, ध्यान रखना है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द सरफेस। इसकी नेचर धक्का देने की होती है, खींच तो ये कभी बिल्कुल सकता ही नहीं। बताओ बेटा, मेरे को ये बता दो 2 kg पर कितने फोर्स लगेंगे? 1 2 3 4। 2 kg पर 4। सबसे पहले तो अच्छा वाला फोर्स ग्रेविटेशनल, एक इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन, एक इन दोनों के बीच 50 एक्सटर्नल फोर्स, इन दोनों के बीच R1 लगेगा। क्या लगेगा? R1। हाँ, सही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, एक मिनट मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इसे। हो गया क्या फिर से ब्लर? इसी से कुछ ना कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है शायद। चलो ठीक है, शायद अब ना हो। तो इन दोनों के बीच R1 लगेगा। R1 इज ऑलवेज, यानी रिएक्शन बस नाम बदल दिया, टुवर्ड्स द, किधर लगेगा? सही लगाया गलत? ऐसे लगेगा, ठीक है। दिस इज R1, बिल्कुल सही बात है।
अब हम बनाएंगे 4 kg के लिए। बताओ 4 kg, एक तो लगेगा 4g, एक लगेगा N2। ये कौन लगाएगा N2? बताना बेटा, N2 कौन लगाएगा? ग्राउंड। वेरी गुड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये कौन लगाएगा? अर्थ। अब इसमें कितना फोर्स और लगेगा? R1 लगेगा। 15 न्यूटन नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स वही लगा सकता है जो उसके कांटेक्ट में हो। बिल्कुल सही बात है। और R1 कैसे लगेगा? R1 ऐसे लगेगा। वेरी गुड, अपोजिट लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज, देखो इधर बोर्ड पे देखो, मैं इसे इस तरीके से बना दूं R1 और यह R1, ये ऐसे लगते हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं दोनों। समझ में आई बात? इस तरीके से आप इन्हें हाँ बना सकते। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल टेंशन के, है ना। एग्जांपल, ड्रॉ एफबीडी ऑफ, है ना, एम। देखना बोर्ड पे, कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। वेरी गुड, इधर देखो, ये रहा, एक रस्सी से टंगा रखा है ना। तो ये एम है, टेंशन टी है। एक पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन टेंशन की, इंग्लिश में हिंदी में लिख लेना, टेंशन की स्ट्रिंग में कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती। यह एफबीडी पर डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो ये, ठीक है, ये है टेंशन की स्ट्रिंग में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, यह एफबीडी पर डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट ये लिखना कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एक रस्सी, एक स्ट्रिंग, एक टेंशन, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होती है, दूसरी स्ट्रिंग दूसरी टेंशन, एक स्ट्रिंग एक टेंशन, दूसरी स्ट्रिंग दूसरी टेंशन। एक स्ट्रिंग एक टेंशन, दूसरी स्ट्रिंग दूसरी टेंशन। क्लियर है क्या बात भाई? ये है। अच्छा, अब इसमें देखो, यदि मैं आपसे इसका एफबीडी पूछूं तो मास एम, कितने फोर्स लगेंगे इसमें? mg। दूसरा फोर्स कौन रोकेगा इसे? टेंशन। किधर लगेगा टेंशन, आप बताओ? ऐसे बोलोगे, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, अब ये बताओ, मैं इसमें स्ट्रिंग में आपसे पूछने लगूं कि इसमें टेंशन की डायरेक्शन क्या है, स्ट्रिंग में क्या है बताओ? स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, अभी लिखाया, फिक्स नहीं है, समझे? ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। देखो कैसे, ये मान लिया, यदि आप इस सीलिंग का एफबीडी बनाओगे
तो सीलिंग पे टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। समझ में आई ना बात? तो टेंशन स्ट्रिंग में ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी, डिपेंड करती है एफबीडी का, एफबीडी पर। यदि आप मास एम का एफबीडी बनाओगे तो टेंशन किधर लग रही है? ऊपर। और यदि आप सीलिंग का एफबीडी बनाओगे तो इस पे टेंशन किधर लगेगी? नीचे। तो टेंशन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है? बनाओ। इसका दिखाई दे रहा है? क्या है? क्या है? दिख रहा है कुछ? हाँ। की क्या सीधे पकड़ी? हाँ भाई, बना ले 2 kg का एफबीडी। एक तो 2G, और टेंशन T2 किधर लगेगा? बोलो, अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन से केवल खींच सकते हैं, धक्का दे नहीं सकते। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप एक रबड़ लेना, इरेजर, और उसमें धागा बांधना, और जब आप टेबल पे रखोगे तो केवल आप उसे खींच सकते हो, उस रबड़ को धकेल सकते ही नहीं कभी भी टेंशन इन द स्ट्रिंग से। ये हो गया 1 kg। बताओ बेटा, सबसे पहले तो मैं इसमें टेंशन लगाऊंगा ऐसे, T2। सही है बात? और एक T1 लगेगा किधर? ऊपर, अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। एक फोर्स और रह गया इसमें। कौन सा फोर्स रह गया बेटा? 1G, है ना? तो 1G को आप दिखा दो यहाँ पे कहीं भी, ठीक है? दूसरा, यदि आपको सीलिंग की टेंशन बतानी है तो ये है, इस तरीके से आप बता, है ना? तो ये बताओ, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन की T1 की डायरेक्शन किधर है? हैं? हेलो? हाँ, फिक्स नहीं है। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एफबीडी और बनाता हूं आपको। अलग रस्सी अलग टेंशन, अलग रस्सी अलग टेंशन। ये M1, M2, M3। बहुत तेजी से बनाता हूं, आपको कोई दिक्कत आए तो बता देना। T3, M2, T2, T3, M2G, M1, T1, T2, M1, T1। क्लियर है बात? टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है? ये दूसरी बात। अब हम बात करते हैं पुली मास सिस्टम की, है ना? पुली, पुली आपने देखी होगी, है ना? इस तरीके से होती है, और उसके बीच में क्या होता है? एक्सल होता है। एक्सिस, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है इस तरीके से, और ये इसके अराउंड क्या करती है? घूमती रहती है यूं करके, ऐसे, है ना? ये 3D भी हो गया थोड़ा सा। तो यदि आप इसे सामने से देखोगे तो पुली तो ऐसी रहेगी बस,
ये पुली रहती है। जो हम इन क्वेश्चंस में अभी एनएलएम में जो पुली कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे आइडियल पुली। कैसी पुली? आइडियल पुली। आइडियल पुली का मतलब होता है मासलेस, दूसरा मतलब होता है फ्रिक्शनलेस। ना तो इसका मास कंसीडर करेंगे, ना इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, है ना। ये होती है पुली। देखिए बेटा आपने पुली कहीं पे अरे जैसे आप घरों में पर्दे नहीं होते हैं, वो पर्दे ऐसे ऐसे रस्सी खींचते हो तो वहां पे गोल गोल लगा रहता, पुली तो होती है वो। ऐसे ऐसे नहीं खींचते हैं पर्दे। क्या पता आजकल तो टेक्नोलॉजी अलग अलग चल रही है ना। अब हमारे यहाँ भी नहीं है ऐसे पर्दे, पहले तो थे। और इमेजिन तो कर ही सकते हो, है ना। जैसे ये है, सुनो मेरी बात, इसमें धागा लपेट दो और इसकी एक्स फिक्स कर दो तो ऐसे ऐसे घूमेगी ये, तो ये पुली बन जाएगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप कंसीडर, तो पुली होती है ना। तो इस पे रस्सी रस्सी डाल देते हैं ऐसे करके, तो ये है। तो पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस आपको कंसीडर करनी है। जो है ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी। बोर्ड पे देखो, ये है मान लिया पुली, और ये पुली को आपने यहाँ पे एक्सेस में ऐसे फंसा रखा है, और इधर क्या है, M1 लटका दिया, और इधर क्या करा आपने, M2 लटका दिया। और ये जो स्ट्रिंग है ये एक स्ट्रिंग है। कैसे स्ट्रिंग है बेटा? एक स्ट्रिंग है, एक, है ना। तो एक स्ट्रिंग एक टेंशन। टाइम कितना हो गया? अच्छा, एक स्ट्रिंग एक टेंशन। हाँ भाई, एक स्ट्रिंग एक टेंशन। ऐसे मान लिया M2 बड़ा है M1 से, तो ये क्या होगी, जब आप छोड़ोगे इसे तो ये नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगी। तो आपको एफबीडी बनाना है। बताओ बेटा M2 पर कितने फोर्स लगेंगे? क्वेश्चन ध्यान से, कितने? 1 2 3? दो। कौन कौन से? एक तो M2G और एक टेंशन T। बोलो सही दिखाया क्या टेंशन? टेंशन की डायरेक्शन गलत है। टेंशन इज ऑलवेज टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो टेंशन क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। बोलो टेंशन ऊपर की ओर होगी। ये तो बात, ये एफबीडी बना रहे हैं हम केवल। तो ये हमारा क्या है, M1, ये हो जाएगा M1G, और टेंशन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। दिस इज द एफबीडी। क्लियर है क्या बात? एक मिनट। दूसरा दूसरा यदि मैं एफबीडी बनाऊं तो ऐसे, है ना, एग्जांपल लिख लेना है। M1 और M2 की टेंशन सेम रहेगी। एक रस्सी एक टेंशन, दूसरी रस्सी दूसरा टेंशन। और ये रस्सी क्या है, ये आइडियल है, ये भी है ना, आइडियल। आइडियल रस्सी, आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल ये मतलब होता है, लिख लो, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल।
यस सर। देखो अब दूसरा हम बनाते हैं। अब तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। एफबीडी बनाना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। एक स्ट्रिंग यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रिंग है, ये तो फिक्स है यहां तक, और दूसरी स्ट्रिंग इसमें कितना टेंशन है दोनों में T1 और इसमें कितना होगा फिर T2। बोर्ड पे देखो M3 का एफबीडी M3 G और T2 बना सकते हैं ऐसे, और M2 का एफबीडी T1 ऊपर की ओर T2 नीचे की ओर साथ में M2G। बोलो साथ में यहां पे दिस इज M1। तो यदि आप M1 का एफबीडी बनाओगे यहां पे तो इधर T1 इधर M1G, कोई दिक्कत नहीं है। यस। सही है बात भी। ये है फॉर एग्जाम्पल, ये देखो ड्रॉ एफबीडी ऑफ रॉड, है ना। ये मान लिया रॉड है ऐसे करके, और ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है, और इसे हमने एक रस्सी से ऐसे लटका रखा है। मास कितना है इसका M। इस रोड को इसमें रस्सी में कितना टेंशन T। आपको इसका एफबीडी बनाना है। देखो कितने फोर्स लगे, ये ग्राउंड और रोड के बीच में ऐसे रखी हुई है ना, ये ऐसे करके इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन N मान लो। देखो वो आपसे कहे, आपको हर एक क्वेश्चन में देगा नहीं कि यहाँ टेंशन मानो या नॉर्मल मानो। भैया जहां पे स्ट्रिंग है उसमें टेंशन आप अपनी तरफ से मानो, जहां पर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है नॉर्मल रिएक्शन आप अपनी तरफ से मानो। वो तो मैं लिख के दे रहा हूं अभी पहली बार में। तो यदि मैं किसका रोड का एफबीडी बनाना है तो डेफिनेशन क्या होती है बेटा एफबीडी की, रिमूव ऑल द कांटेक्ट सरफेसेस एंड रिप्रेजेंट फोर्स ड्यू टू अदर्स। ये बताओ कि इस रोड के कांटेक्ट में क्या क्या है। ग्राउंड और स्प्रिंग। ग्राउंड को हटा दिया मैंने और स्प्रिंग को भी हटा दिया। लो अच्छा, अब इस पे कितने फोर्स लगेंगे ये बताओ। 3 लगेंगे। सबसे पहला तो मैं अच्छा फोर्स बना दूं mg, ऑलवेज नीचे की ओर। टेंशन T, टेंशन T किधर लगेगा बोलो, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। व्हाट अबाउट नॉर्मल, नॉर्मल इस पॉइंट पे लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस and towards the perpendicular to the surface and towards the surface। ठीक है। For example, draw FBD of M and capital M। ये होता है वेज, इसका मास है कैपिटल M, और ये होता है ब्लॉक, है ना ब्लॉक, और इसका मास है स्मॉल m, एंगल है थीटा। ऐसे बोर्ड पे देखो दो कॉन्टेक्ट सरफेस हैं तो इनके बीच में N1 मान लिया, दो कॉन्टेक्ट सरफेस हैं तो इनके बीच में N2 मान लिया। ये ग्राउंड है। एफबीडी बनाना है
कैसे बनाएंगे एफबीडी? इसका एफबीडी बताना भाई, रिमूव ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेस। इसके कॉन्टेक्ट में क्या था? एम। एक काम करते हैं, इसका जो एफबीडी है इधर बनाते हैं, यहाँ पे इसका इधर बना लेंगे। हाँ भाई मैंने कर दिया। अब बताओ कितने फोर्स लगेंगे इस पे? 1 2 3 2। एक तो mg लगेगा नीचे की ओर, नॉर्मल किधर लगेगा? नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना? ये है। अभी रुको, मैं इन्हें 3 बच्चे हैं ना, मैं इन्हें बता देता हूं अभी, है ना? एक मिनट, ये आ रहे हैं, है ना? मैं इन्हें बता दूंगा, आप एफबीडी बनाओ। ये तो ऐसे करके बिल्कुल सही बना दिया हमने। बेटा आपकी क्लास में 11:35 पे होगी, है ना? कल से सर? अबे अभी से 11:35 पे होगी बेटा। ठीक है अंकित, साकिब? हाँ 11:35 पे होगी बेटा, है ना? नेहा मलिक को भी बोल दो आप, नेहा मलिक का ज्वाइन नहीं हो रहा। किस टाइम तक चलेगी? 12:30 बजे तक चलाएंगे ना, 12:30 पौने 1 बजे तक चलाएंगे, ठीक है? ओके चलो, तो लीव कर दो, है ना आप? हाँ भाई चलो, तो 11:30 बजे आप लीव कर दो। आप नेहा को भी बोल देना, है ना? हाँ तो हाँ 11:30 बजे चलेगी अंकित, ठीक है? चलो इसका एफबीडी बताना, बड़े ब्लॉक का एफबीडी ये तो हो जाएगा एम। इसके कांटेक्ट में क्या है? एक तो ये है और एक ये है। तो सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा mg, उसके बाद लगेगा नॉर्मल, और उसके बाद यहां पे लगेगा n2। नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस, नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस। क्लियर है क्या बात? फॉर एग्जाम्पल, हाँ ड्रा एफबीडी। अच्छा चलो, कुछ पता नहीं क्या है इसमें आज। ड्रा एफबीडी सुनो कैसे। ये है पुली, ऐसे इस पुली से, पुली छोटी बनाते हैं अपन ऐसे, इस पुली से रस्सी जा रही है ऐसे M1 की, और ये है M2। फ्रिक्शन अभी कभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, है ना? तो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, एक रस्सी एक टेंशन, और यहां पे कांटेक्ट में, ये तो हवा में है, यहां पे तो ये कांटेक्ट में, तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन N होगी। तो बताओ यदि मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ये ऐसे आएगा ना, ये इधर जाएगा, ये इधर, और ये पुली है ऐसे, ये आएगा M1G, ये आएगा टेंशन T। बोलो साथ में इसका एफबीडी बनाऊं, ये एक तो M, पहले ये बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे M2 पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, बताओ जल्दी। 3 लगेंगे, वेरी गुड। कैसे? M2G, नॉर्मल और टेंशन।
Yes. कॉपी कर लिया बोर्ड पे देख के? पक्की बात? Yes, sir. देख लो। साइना, And फिर आएगा हाँ, एन जो आएगा नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस, ऐसे। सही है? फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमारे पास ये इस तरीके की सरफेस है। कैसे? ऐसे, यू यू सरफेस ये है ना, ऐसे। और इसमें हमने क्या रख रखा है? एक बॉल रख रखी है। ये मान लिया हमारे पास 45 डिग्री है, ये भी 45 है। बॉल रखी हुई है ऐसे, बॉल मास एम की। इसका एक वीडियो बनाना है। Yes. हाँ भाई, अब बताओ। दिखाओ बना करके। Yes. हाँ भाई, कैसे बनेगा बताओ? इन दोनों के बीच N1 मान लेता हूं, N2 मान लेता हूं। Yes. तो ये जो मास M है, ये रहा, इस पे जो बनेगा, एक तो mg ऐसे बनेगा, देखो, है ना। सुबह अभी ना 11:30 बजे से क्लास चालू होगी बेटा जुबैर, ठीक है? हाँ, mg नीचे की ओर। अब बोर्ड पे देखो, ये ऐसे सरफेस है, ये। तो इस पे जो नॉर्मल लगेगी N2, वो किधर लगेगी? टुवर्ड्स द सरफेस या अवे फ्रॉम द सरफेस? फर्स्ट और सेकंड? Yes. फर्स्ट और सेकंड? Yes. बताओ बेटा। नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगी। नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो है ये टेंजेंट है, तो जो नॉर्मल लगेगी वो इस लाइन के अनुदिश लगेगी। और ये हमेशा, देखो दूसरी बात, कभी कभी टुवर्ड्स द सरफेस अवे फ्रॉम द सरफेस से समझ में नहीं आता, तो आप क्या करोगे? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है बेटा, लेकिन नॉइज आ रहा है, नॉइज। हाँ देखो, नॉर्मल रिएक्शन N2 या तो ऐसे होगी या N2 ऐसे होगी। ये ध्यान रखना है, नॉर्मल रिएक्शन से हमेशा धक्का दिया जा सकता है। बोलो, इससे धक्का दे रहे हो इस ब्लॉक को, या इससे धक्का दे रहे हो ब्लॉक को? किससे धक्का दे रहे हो बताओ? N2 से। ऐसे धक्का दिया जा सकता है। आगे क्या बात समझ में? इसी तरीके से इसके और इसके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ऐसे लगेगी, एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस। Yes. दिस इज द एमपीडी। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, ये है एक, और ये वॉल है, सही है, और इसके बीच में एक गोला ऐसे फंसा हुआ है, सही है भाई? Yes.
थोड़ा सा स्केल से बना लेना आप। मास है इसका m, तो इसका एफबीडी बनाना है। ऐसे इसके बीच में रखा हुआ है, मान लेते हैं, तो मास m का एफबीडी बनाना है। तो ये बताओ इस वाले गोले में कितने फोर्स लगेंगे? 1 2 3 4 3। कौन कौन से? एक तो लगेगा mg, एक लगेगा इन दोनों के बीच n1, एक लगेगा इन दोनों के बीच n2। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, रिमूव ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेस, रिप्रेजेंट mg, इसके बीच में n1 इस लाइन के अनुदिश लगेगा। ये बताओ फर्स्ट की दिशा में लगेगा, सेकंड की दिशा में लगेगा? फर्स्ट, क्योंकि इससे धक्का दे सकते हैं। हाँ, खींच तो सकते ही नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, एक ये ऐसे है, ऐसे करके, तो इसकी दिशा में लगेगा। ये बताओ फर्स्ट में लगेगा या सेकंड में लगेगा? फर्स्ट में या सेकंड? क्यों? क्योंकि उससे धक्का दिया जा सकता है नॉर्मल रिएक्शन से। दिस इज n1। अब तो आपको आ गया फोर्स लगाना, थोड़ा सा यहाँ ऐसे दिखा दो बस। सही है, ये है, ठीक है भाई। हाँ, और तो एक मिनट, इस तरीके से एफबीडी बनाने हैं आपको, है ना? तो ये है, तो आप ये सेक्शन ए कर लेना अभी, है ना, एफबीडी का, है ना? होमवर्क लिख लो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए एफबीडी बनाने हैं बस आपको, और थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना बेटा आप। सही है, थोड़ा क्या कर लोगे? थ्योरी पढ़ लेना, है ना? अब आपके कोई डाउट है तो वो पूछ लो। ये सर आपको उसकी फोटो शेयर कर देते हैं। हाँ, व्हाट्सएप कर दो आप। यस।